हमारे इस बुलेटिन में आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। संभल मस्जिद पर सर्वे पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज की गई है। मस्जिद कमेटी की पुनर्विचार याचिका खारिज की गई। हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट के फैसलों को बरकरार रखा। इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिव्यू अर्जी खारिज की गई। बड़ी खबर आपको बताया जहां पर हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिव्यू अर्जी खारिज की गई है। तो बड़ी खबर, संभल मस्जिद पर सर्वे पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। संभल मामले में मुस्लिम पक्ष की जो अर्जी थी उसको खारिज की गई है। मस्जिद कमेटी के एक अर्जी दी थी हाईकोर्ट में, इसको फैसला सुनाते हुए खारिज कर दिया गया है और निचली अदालत ने जो फैसला सुनाया था उस पर कायम रखा गया है। तो सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष की अर्जी को खारिज किया गया। मस्जिद कमेटी की पुनर्विचार याचिका खारिज की गई है। वही हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट के फैसलों को बरकरार रखा। वही लखनऊ से बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। ब्रजेश पाठक अखिलेश यादव विवाद पर सीएम योगी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। सोशल मीडिया के एक्स पर एक ट्वीट किया है। सपा से आदर्श आचरण की उपेक्षा करना व्यर्थ है। सीएम योगी ने कहा सभी समाज अभद्र वक्तव्यों को सहन नहीं करेगा। सीएम ये कहते हुए नजर आए। सपा सोशल मीडिया हैंडल्स की समीक्षा करे, भाषा मर्यादित, संयमित और गरिमापूर्ण हो। बताते हुए चले कि यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच डीएनए विवाद छिड़ा हुआ है, जिस पर घमासान लगातार जारी है। यूपी में डीएनए पर सियासत हो रही है। बीजेपी ने जांच सपा को नोटिस भेजा है कि अगर समाजवादी पार्टी 15 दिन के भीतर माफी नहीं मांगती है तो मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा। तो वही उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समाजवादी पार्टी की सोशल मीडिया पोस्ट से आहत हो गए हैं। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और पार्टी के मीडिया सेल को नोटिस भेजा। समाजवादी पार्टी के एक्स हैंडल से ब्रजेश पाठक के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। वही साथ ही साथ अखिलेश यादव विवाद पर अब सीएम योगी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। वही उन्होंने आपत्ति जताई है, जिस पर डिप्टी सीएम ने आपत्ति जताई थी इस पर और कानूनी नोटिस सपा को भेजा था। नोटिस में यह कहा गया था कि इन बयानों के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मीडिया सेल प्रभारी माफी मांगे। अखिलेश यादव खुद इस आपत्तिजनक टिप्पणी पर संज्ञान ले चुके हैं। उन्होंने आरोप ये भी स्वीकारे हैं, लेकिन तंज कसा है कि बीजेपी की ओर से ऐसे टिप्पणियां की जाती हैं जिसकी प्रतिक्रिया में ऐसे बयान सामने आते हैं। तो डीएनए विवाद लगातार उत्तर प्रदेश में सियासत को गरमाता हुआ नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ ने भी, जो कि यूपी के सीएम हैं, उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि अखिलेश यादव और सपा से कुछ ऐसे ही अभिलाषा की जा सकती है, ऐसी ही बातों का। और साथ ही साथ क्योंकि बीते दिनों ही आपत्तिजनक डीएनए को लेकर के आपत्तिजनक ट्वीट अखिलेश यादव और सपा के जो मीडिया हैंडल्स हैं उनके द्वारा किया गया था। हालांकि सपा अध्यक्ष ने इस पर संज्ञान लिया था और सपा के जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं उनको ये निर्देश दिया गया कि थोड़ा सोच समझ के लिखें और बोले। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी भी पार्टी का ट्विटर कोई भी सोशल मीडिया अगर हैंडलर है तो ऐसे में क्या कुछ भी वो लिख सकता है? क्या इसकी परमिशन है? तो यूपी के सियासत में कहीं ना कहीं ये जो पूरा मूड है वो अलग ही सियासत, क्योंकि देखिए लगातार ये देखा जाता है कि नेता जो हैं वो आपस में बयानबाजी करते हैं जिसके बाद उन्हें माफी मांगना पड़ता है। लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया के थ्रू ये बयान सामने आया। हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आपसे जरा ये बात देखना चाहूंगी क्योंकि देखिए लगातार जो डीएनए विवाद है यूपी में देखा जा रहा है, आप किस तरीके से इस पूरे चीज को देखते हैं सपा को लेकर के? जैसे सीएम योगी ने भी ट्वीट किया कि सपा की नीति और जो उनकी लिखावट है दोनों में ही खोट है। आपका क्या कुछ कहना है इस पे? नहीं, देखिए शब्द का संयम एक राजनीतिक दल और राजनीतिक दल के नेताओं के लिए बहुत बड़ी चीज होता है। एक संवैधानिक पद पर और वो भी उप मुख्यमंत्री से पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में जो शब्दावली का प्रयोग हुआ है और एक पॉलिटिकल पार्टी के ट्विटर हैंडल से हुआ, वो दुखद है और उसमें शब्दों की मर्यादा भंग हुई है। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की जो शब्द का चयन है वो राजनीतिक सुचिता को समाप्त करता है। इस बारे में इतना ही मैं कहूंगा कि जो दलों के वरिष्ठ नेता हैं, खासतौर से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं, उनको इस पर चिंतन करना चाहिए और एक जो राजनीतिक
परिपक्वता है उसको वो कायम रखें कि किसी बड़ा व्यक्ति तो कोई नहीं होता, लेकिन किसी संवैधानिक पद को धारित करने वाले व्यक्ति के बारे में जो भाषा का प्रयोग है वो मैं समझता हूँ कि घोर आपत्तिजनक है और उसे कोई भी जो है उसको आलोचना ही करेगा उसकी। लेकिन सर मैं जरा ये भी समझना चाहूंगी, अखिलेश यादव के ट्विटर से एक और ट्वीट होता, उन्होंने कहा कि जो चर्चा करने वाले लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं है वो मुद्दे को पकड़ के बैठ जाते हैं, जिनके पास काम होता है वो आगे बढ़ जाते हैं। अगर यही काम किसी बीजेपी नेता की ओर से किया जाता तो सपा के लोग और साथ ही तमाम जो विपक्षी दल है वो इस्तीफे की मांग करने लगते। लेकिन जब अभी एक पार्टी जो एक अच्छा पार्टी रहा है, कभी यूपी में उनका वर्चस्व था, लेकिन अब उन्हीं के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट कर दिया जा रहा, उसके बाद अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आ रहे कि मैंने अपने सोशल मीडिया वालों को समझा दिया, वो आगे ना करें। इधर कुछ दिनों से बयानों की झड़ी लगी है जिसमें मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। जो हमारे वीर सेनानी या जिनको कहें कि भारत का गौरव राणा सांगा के बारे में आपत्तिजनक बयान हुआ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता के द्वारा, उसके बाद राणा सांगा के अपमान के बाद हिंदू देवी देवताओं के बारे में एक दूसरे सांसद ने मर्यादा भंग करी और अनर्गल प्रलाप जिसको कहते हैं कि अनावश्यक बातों का उल्लेख किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जो मुंबई में महाराष्ट्र में हैं, उन्होंने अनावश्यक औरंगजेब का विवाद पैदा कर दिया। मेरा इतना ही कहना है कि मुद्दे बहुत सारे हैं, महंगाई मुद्दा हो सकता है, विकास मुद्दा हो सकता है, भारत की एकता, पाकिस्तान की नकारात्मकता हो सकती है। हालांकि यहाँ पर विकास कोई मुद्दा नहीं है उत्तर प्रदेश और भारत में, इसलिए ये उनकी विडंबना हो सकती है। कोई भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है, ये भी उनकी विडंबना हो सकती है। लेकिन भारत की एकता तो मुद्दा बन ही सकता है, उसमें काम करना चाहिए। ये इस प्रकार के बयान देकर एक पॉलिटिकल स्टंट खड़ा करना, इससे मैं समझता हूँ कि विपक्ष को बचना चाहिए। अच्छा सर, मैं आपसे ये भी जरा समझना चाहूंगी बीजेपी की आगे क्या कुछ स्ट्रेटजी है, क्योंकि देखा जाए तो 15 दिनों का अल्टीमेट तो दिया गया, लेकिन अगर माफी नहीं मांगी जाती उनकी ओर से तो आगे बीजेपी का क्या कुछ रहेगा? नहीं देखिए, लोकतंत्र में बहुत सारे अधिकार किसी भी राजनीतिक दल के पास में संरक्षित होते हैं और बेहतर यही होता है कि सारे दल उसका पालन करें और लोकतांत्रिक परंपराओं को माने। अब ये एक अलग विषय है कि आगे विपक्ष का रवैया क्या होता है, लेकिन ये दुखद है और इस प्रकार के बयानों से बचना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए। जैसा आपने सुना, हमारे साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जुड़े हुए, तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की ओर से और साथ ही जो तमाम पार्टी है उनकी ओर से लगातार बयानबाजी का जो दौर है वो लगातार जारी है। वही ये भी कहा कि किसी भी पार्टी को किसी एक ऐसे पद पे बैठे हुए, डिप्टी सीएम के पद पर बैठे हुए इंसान के लिए किस तरह की कोई अमर्यादित टिप्पणी करना शोभा नहीं देती है। आगे हालांकि बीजेपी का क्या कुछ स्टैंड रहेगा वो भी देखना होगा। बढ़ते एक और बड़ी खबर की ओर, एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का पलटवार इस पर सामने आया है। सोशल मीडिया के एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया, बीजेपी के लोग अपने दल में विरोध कर रहे हैं, बुरा लगने पर बुलडोजर चलते देर नहीं लगेगी। उनके सियासी सेहत के लिए एक सलाह, उप रहें, चुप रहें। अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया, यानी कि ये जो डीएनए विवाद है वो यूपी में एक के बाद एक बयानबाजी की ओर रुख करता हुआ नजर आ रहा है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का इस पर पलटवार सामने आया। सोशल मीडिया के इस पर वो ट्वीट करते हुए दिखे हैं कि बीजेपी के लोग अपने दल में विरोध कर रहे हैं, जो उप रहें वो चुप रहें, बुरा लगने वालों पर बुलडोजर चलते देरी नहीं लगेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ पर यह सीधा इशारा है, क्योंकि इसमें बुलडोजर शब्द का अगर प्रयोग किया गया तो अखिलेश यादव ये ट्वीट के जरिए बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं बीजेपी के अंतर खाने में विवाद की बात छेड़ते हुए एक बार फिर से अखिलेश यादव नजर आए हैं। वही लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक अहम बैठक लिया है। बैठक में मौजूद कई मंत्री और अधिकारी रहे हैं। बैठक में कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज बड़ी बैठक लेते हुए लखनऊ में नजर आए हैं और इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। कई अहम मुद्दों पर अधिकारियों के साथ मंत्री भी इसमें मौजूद रहे, उन सभी के साथ मिलकर सीएम योगी आदित्यनाथ चर्चा करते हुए नजर आए हैं, एक बड़ी रणनीति बनाते हुए नजर आए हैं। तो जहाँ लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की ये बैठक थी
और इस बैठक में तमाम जो मंत्री थे, तमाम जो अधिकारी थे, वो वहां पर मौजूद रहे और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के विकास में किस तरीके से आगे बीजेपी भूमिका निभाती है, इस पर भी इस बैठक में चर्चा किया गया। लखनऊ में जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक हुई, बैठक में कई मंत्री और अधिकारी इस दौरान मौजूद नजर आए और तमाम मुद्दों पर भी इस बैठक में चर्चा हुई है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के विकास की बात हो, चाहे वो सुरक्षा की बात हो और साथ ही साथियों की देखा जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक एक्शन लेते हुए अपराधियों में अपना खौफ पैदा करते हुए नजर आ रहे हैं। अपराध को किस तरीके से कम किया जाए, हो सकता है इस बैठक में इस पर भी चर्चा हुई होगी और साथ ही तमाम ऐसे मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में जिसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करते हुए अधिकारियों से बातचीत करते हुए और निर्देशित करते हुए नजर आए हैं। वो योगी सरकार की नई किसान योजना, किसानों को सस्ता सरल ऋण मिलेगा। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना शुरू की गई है। सहकारी बैंकों की क्षमता बढ़ेगी। 16 जिलों में कृषि गोदाम भी बनने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है। योगी सरकार की नई जो किसान योजना है उसको लेकर के यह खबर है। योगी सरकार की नई किसान योजना के तहत जो किसानों को ऋण मिलने वाले होते हैं उनको लेकर के उनको छूट दिया जा रहा। तो योगी सरकार की नई किसान योजना ये हम आपको बता रहे हैं। इस नई किसान योजना के तहत ही मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना शुरू की गई है। इसके तहत किसानों को राहत मिलेगी और सहकारी बैंकों की क्षमता बढ़ेगी और साथ ही 16 जिलों में जो कृषि गोदाम है वो बनाए जाएंगे ताकि कृषकों को राहत मिल सके, क्योंकि कहा जाता है किसान वो व्यक्ति है जो सबको अन्न खिलाता है, अन्नदाता किसान को कहा जाता है और किसान के लिए लगातार यूपी सरकार काम करते हुए नजर आई है। इसी के मद्देनजर एक और कहा जा सकता है कि बड़ी राहत किसानों के लिए दी गई है। वही कासगंज में जहां 20 मई को सीएम योगी आदित्यनाथ का कासगंज दौरा है, नवीन पुलिस लाइन का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी। 724 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे। सीएम के आगमन की तैयारियों में प्रशासन जुटा है। डीएम एसपी ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर 724 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। 20 मई को सीएम योगी आदित्यनाथ कासगंज के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान ही तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जिसे देते हुए कासगंज वासियों को नजर आएंगे, जिनमें 724 करोड़ की जो योजनाएं हैं वो शामिल है। सीएम के आगमन की तैयारियां हालांकि शुरू हो चुकी हैं। प्रशासन लगातार सुरक्षा के मद्देनजर तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए नजर आ रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर गोरखपुर में मंत्री संजय निषाद के नेतृत्व में निषाद पार्टी मंडली कार्यक्रम के दौरान ही बाइक रैली निकाली गई। इस मौके पर मंत्री संजय निषाद ने जातिगत जनगणना का आदेश देने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। एक जागरूकता अभियान है और यह इनके जो ये मत्स्य विभाग में दिल्ली से जो पैसा आता है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में, उसमें 2 तरह का लाभ है। एक 60% सब्सिडी, एक 40%। तो पूरे देश में निषादों को अनुसूचित जाति में है उन्हें 60% प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मिलता है। उत्तर प्रदेश में इनके नाम को ओबीसी में डालने की वजह से इन्हें 40% मिलता है। तो आज मत्स्य विभाग के सारे जितने उनके पट्टे धारक हैं सबको बुलाया गया है। मत्स्य पालन उनको विकास की समृद्धि लाएं, वह सुरक्षित उनका पट्टे सही हो। उनके लिए जो पार्टी बनी है, पार्टी इसीलिए बनी कि इनको विकास की मुख्यधारा में लाया जा सके। तो जो भी योजनाएं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा, मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज बोर्ड योजना, सारी योजनाओं का एक पास पता चल जाए कैसे मिलेगा। वही यूपी में ब्रजेश पाठक और अखिलेश यादव के बीच छिड़े डीएनए विवाद पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया। ओपी राजभर ने कहा कि देश में अगर बहस होनी है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी, प्रदेश और देश के विकास और युवाओं के भविष्य पर होनी चाहिए। ये सार्थक मुद्दे हैं। अब डीएनए को लेकर लोग आपस में लड़ रहे हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। शिक्षा पे हो तो बेहतर हो, स्वास्थ्य की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, नौकरी की बात हो,
प्रदेश और देश के विकास की बात हो, अमन चैन की बात हो, तो ये बेहतर बात समझते हैं। अब डीएनए को लेकर के आपस में लोग लड़ रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं। वही बुलंदशहर जिले के खुर्जा नगर में उस वक्त तनाव का माहौल बन गया जब भारतीय किसान यूनियन यानी कि टिकैत गुट के कार्यकर्ताओं ने राकेश टिकैत पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर खुर्जा कोतवाली का घेराव कर लिया। बीकेयू टिकैत के पदाधिकारियों ने शिवदत्त शर्मा और अमित चौधरी पर सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप लगाया। इस मामले को लेकर किसान यूनियन के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में थाना पहुंचे और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में दोनों ही आरोपियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में हुआ विरोध प्रदर्शन, जिसमें कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आज मामला यह है कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान मसीहा राकेश टिकैत जी को एक अमित चौधरी नाम के व्यक्ति जो आगरा के, उन्होंने सर कलम करने की बात कही थी, उसको लेके, और एक कोई शिवदत्त शर्मा है, वो भी टिकैत साहब के बारे में फर्जी पोस्ट डालते हैं, अनाप शनाप लिखते हैं, उसको बारे के लिए लेके कोतवाली में आए थे और हमने इंस्पेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और उनसे कहा भाई इन दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, इन पे मुकदमे दर्ज हो। मांग पूरी नहीं होती तो क्या करें? मांग पूरी नहीं होती है तो कोतवाली में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और हम तो सरकार से ये कहना चाहेंगे भाई, सरकार के होते हुए और ऐसे बड़े बड़े जो किसान जिन्होंने 13 महीने आंदोलन किया, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, विश्व के नेता हैं, और उनके बारे में सरकलम की बात होगी और अपद टिप्पणी की जाएंगी तो फिर कैसे कानून चलेगा। हम तो कह रहे हैं भाई, या तो प्रशासन जो कार्रवाई करे, नहीं तो फिर धरना भी होगा, रोड जाम भी होगा। वो यूपी के गोंडा में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा बीजेपी विधायक प्रेम नारायण पांडे के नेतृत्व में निकाली गई। जहां गोंडा में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर ये यात्रा निकाली गई थी, जिसमें जो सेना के लोग थे, जो सशस्त्र बल थे, उनको नमन करने के लिए, उनके जो काम है, उनके शौर्य को सलाम करने के लिए ये यात्रा निकाली गई थी। क्योंकि बीजेपी लगातार जगह जगह से तिरंगा यात्रा निकालकर जो ऑपरेशन सिंदूर में सफलता भारतीय सेना ने हासिल की है, उसकी तारीफ करते हुए, उनको नमन करते हुए नजर आ रही है। वो यूपी में अब तक 2 पाकिस्तानी जासूस अरेस्ट किए गए हैं। मुरादाबाद से आईएसआई एजेंट गिरफ्तार किया गया। एटीएस ने शहजाद को दबोचा। रामपुर निवासी शहजाद की गिरफ्तारी हो गई है। स्लीपर सेल को फंड भेजता था कैराना से नोमान इलाही गिरफ्तार किया गया। नोमान 8 साल पहले अवैध रूप से पाकिस्तान गया था और अब तक 8 जासूस अरेस्ट किए गए हैं। वो यूपी एटीएस की ये बड़ी कार्रवाई है। हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां हैं। मुरादाबाद से एटीएस ने शहजाद को धर दबोचा। वही साथ ही साथ तमाम ऐसे लोगों से भी पूछताछ किया जा रहा है कि आखिर उनमें और कौन से लोग हैं जो सम्मिलित हैं। अब यूपी का नाम भी, हरियाणा के बाद यूपी का नाम भी इसमें शामिल हो गया है। वही मेरठ कॉलेज में हाल ही में हुए विवाद के बाद मेरठ विश्वविद्यालय परिसर में गुर्जर समाज का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल मेरठ कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष शुभम मलिक की कथित पिटाई के आरोपी सिद्धार्थ कसाना को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सिद्धार्थ कसाना, जो कि एक कुख्यात बदमाश माना जाता है, उसके समर्थन में आज बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग और संगठनों ने विश्वविद्यालय परिसर में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सिद्धार्थ की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाते हुए जो प्रशासन है उससे निष्पक्ष जांच की मांग की है। वही संभल जिले के चंदौसी चौराहे पर सौंदर्यीकरण और यातायात व्यवस्था सुधारने के उद्देश्य से प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। नगर प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें अवैध रूप से बनी दुकानों और ठेलों को बुलडोजर चलाया गया। बताया यह भी जा रहा कि यह कार्रवाई संभल कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत चौराहे के चौड़ीकरण को लेकर की गई, जिससे भविष्य में ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत मिल सके। अभियान से पहले दुकानदारों को नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन निर्धारित समय सीमा के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके चलते यह सख्त कदम उठाया गया। वही 3 दिन पहले ही जिलाधिकारी ने चौराहे का निरीक्षण किया था और अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। इस कार्रवाई से स्थानीय व्यापारियों में नाराजगी है। वही आमजन ने चौराहे के सुधार को लेकर प्रशासन के प्रयासों की सराहना की है। वही आमजन ने चौराहे के सुधार को लेकर प्रशासन के प्रयासों की सराहना की है। वही आमजन ने चौराहे के सुधार को लेकर प्रशासन के प्रयासों की सराहना की है। वही आमजन ने चौराहे के सुधार को लेकर प्रशासन के प्रयासों की सराहना की है। वही आमजन ने चौराहे के सुधार को लेकर प्रशासन के प्रयासों की सराहना की है। वही आमजन ने चौराहे के सुधार को लेकर प्रशासन के प्रयासों की सराहना की है। वही आमजन ने चौराहे के सुधार को लेकर प्रशासन के प्रयासों की सराहना की है। वही आमजन ने चौराहे के सुधार को लेकर प्रशासन के प्रयासों की सराहना की है। वही आमजन ने चौराहे के सुधार को लेकर प्रशासन के प्रयासों की सराहना की है। वही आमजन ने चौराहे के सुधार को लेकर प्रशासन के प्रयासों की सराहना की है। वही आमजन ने चौराहे के सुधार को लेकर प्रशासन के प्रयासों की सराहना की है। वही आमजन
औरैया पुलिस को एक हत्या के मामले में बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने 24 घंटे में हत्या का मामला सुलझाया है। बताते ये चले कि पुरानी रंजिश के चलते किसान की हत्या कर दी गई थी। पिता की मौत का बदला लेने के लिए दो युवकों ने शराब पिलाकर वारदात को अंजाम दिया। मामला एरवा कटरा क्षेत्र के समायन नगरिया का बताया जा रहा, जहां खेतों में शव पड़ा मिला। मृतक के भाई की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। वह इस मामले में पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने एक जांच टीम बनाई और सीसीटीवी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों को कुदरकोट एरवा कटरा मोड़ से गिरफ्तार किया। साथ ही अभियुक्तों की निशानदेही पर खेत से हत्या में प्रयुक्त 2 लकड़ी के डंडे भी बरामद किए गए। चौबीस घंटे के अंदर थाना एरवा कटरा पुलिस द्वारा 2 अभियुक्त जो अनिल कुमार का हत्या किया गया था उनको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किया गया अभियुक्तों का पहचान ऐसे है: सनोज दोहरे उर्फ सन्नू, पुत्र जयेंद्र सिंह, निवासी ग्राम समायन नगरिया, उम्र 40 वर्ष, एवं मंगल सिंह उर्फ रजनेश, निवासी समायन नगरिया, उम्र 25 वर्ष। दोनों अभियुक्तों से पूछताछ करने पर यह पता चला मृतक अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त सनोज का पिता को काफी साल पहले लड़ाई झगड़ा में चोट पहुंचाया था और 5 साल पहले उनका पिताजी का मृत्यु बीमारी से हुआ था। इसका रंजिश अभियुक्त सनोज के मन के अंदर था। वही खबर आगरा से, जहां कार सवार ने घर के बाहर खड़े युवक को टक्कर मार दी। इस हादसे में युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक नशे में कार चला रहा था। ऐसे में कार चालक पर नियंत्रण कार पर नहीं रख पाया और युवक को टक्कर मार दी। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मामला आगरा के ताजगंज का बताया जा रहा। तो इसी बीच हरियाणा के नूह से बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। नूह से एक और जासूस गिरफ्तार किया गया। 2 दिन में दूसरी गिरफ्तारी हुई है। फोन से गद्दारी के सबूत मिले हैं। नूह से तारीफ और अरमान गिरफ्तार किए गए हैं, जहां तारीफ ने 4 सिम पाक उच्चायोग में दिए। पाक दूतावास के जो कर्मचारी है दानिश के संपर्क में था अरमान। अब तक लगभग 8 जासूस पकड़े गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, नूह से तारीफ और अरमान को गिरफ्तार किया गया है। तारीख का बताया जा रहा है कि 4 सिम उच्चायुक्त को दिए थे। वहीं नूह में एक और जासूस गिरफ्तार किया गया। अब तक अगर बात करें तो संख्या 8 के लगभग पहुंच चुकी है। तारीख ने 4 सिम पाक को दिए थे। लगभग अभी तक 8 जो जासूस हैं वो पकड़े गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार जो कार्रवाई है वो करते हुए नजर आ रही है। आखिर पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन देने के लिए भारत में और कौन से लोग थे उन पर भी जांच करते हुए नजर आ रही है। मैं 2018 में पाकिस्तान एम्बेसी गया था अपने वीजा के लिए। तो वहाँ मेरा नंबर आया था काउंटर नंबर 1 पे। वहाँ था आसिफ बलोच, पाकिस्तान का अफसर जो है, उसने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद में उसने जो है ना मेरा पासपोर्ट दे दिया वापसी, और नंबर जो है फार्म पर लिखा नंबर ले लिया मेरा। उसने कहा कि मैं तुझे फ़ोन पे बताऊंगा और फिर आना, फिर वीज़ा दूंगा, इतने वीज़ा मिलेगा ना। फिर मैं घर आ गया। घर आने के बाद उसका 3-4 दिन बाद उसका कॉल आई मेरे पास। उसने कहा मुझसे कि ऐसा कर, तो वीज़ा चाहिए? मैंने कहा हाँ चाहिए। तो एक काम कर, तो मुझे 2 सिम ला के दे और बदले में वीज़ा ले जा। मैं चल ठीक है। तो मैंने फिर कहीं से नूह से सिम ली 2, और 2 सिम लेने के बाद में फिर मैं उधर पाकिस्तान एम्बेसी गया। फिर वहाँ जो है ये आसिफ बलोच जो पाकिस्तान अफसर जो उससे मिला, इसको मैंने सिम दे दी और इसने मेरा वीज़ा लगा के दे दिया। तो मैं फिर वहाँ से आ गया। आने के बाद में फिर नंबर तो उसके पास था ही मेरा। मैं फिर पाकिस्तान चला गया। 10-15 दिन रुक के घर पे मैं पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान से जब मैं आया वापसी, तो उसकी मेरे पास कॉल आई दोबारा आने के बाद में। तो वो बोला कि काम करना है तुझे, वीज़े के लिए जो कोई बंदा रहे ना, तो उससे किसी से 8,000 10,000 ऐसा पैसा कहे करे और बंदा भेज दे करे। आधा पैसा तो ले लेकर, आधा मैं दे कर करूँगा, और दोनों को मांगा पैसा। मैंने भी ठीक है। फिर 8-10 बंदा भेजा हमने,
दोनों ने आधा आधा पैसा कर लिया हमने। तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।